नमस्कार, मेरा नाम है जीशा और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, शेयरों में वॉलेटिलिटी और रिस्क फैक्टर्स की। एक्सपर्ट्स की मदद से आपको बताएंगे कि शेयरों में पिछले कुछ महीनों की गिरावट के बाद अगर आप कहीं फंस चुके हैं तो फिलहाल क्या करें। अगर बीच बीच में आ रहे तेजी के झोंके से किसी नए इन्वेस्टर का मन ललचा रहा है तो वह क्या करें। दुनिया भर में बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों के जोखिम के बीच आगे शेयर बाजारों में क्या ट्रेंड रहने वाला है। आज हमारे साथ दो मार्केट एक्सपर्ट्स होंगे। ग्लोब कैपिटल के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च हिमांशु गुप्ता, जो आपको शेयर बाजारों के मौजूदा टेक्निकल ट्रेंड्स के साथ साथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बताएंगे। साथ ही होंगे सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर गोविंद झावर, जो आपको बताएंगे कि मार्केट में किस किस तरह के इन्वेस्टमेंट रिस्क्स होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले आज की आर्थिक सुर्खियां। केरल विधानसभा ने आज एक चौंकाने वाला बिल पारित कर एलआईसी के आईपीओ का विरोध किया। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन की ओर से लाए गए बिल को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इसमें कहा गया है कि सरकारी बीमा कंपनी में 5% हिस्सेदारी बेचने का फैसला देश हित में नहीं है और सरकार को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एलआईसी का गठन प्राइवेट बीमा कंपनियों के शोषण से लोगों को बचाने के लिए किया गया था और एक बार फिर सरकार जनता के हितों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर रही है। बिल में आशंका जताई गई है कि सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी धीरे धीरे प्राइवेटाइज हो जाएगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने आज एक मील का पत्थर छू लिया। स्टॉक मार्केट में कुल रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स अकाउंट्स की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। इनमें से 1 करोड़ अकाउंट सिर्फ 3 महीने के भीतर जुड़े हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि देश में रिटेल इन्वेस्टर्स का रुझान तेजी से कैपिटल मार्केट की तरफ हो रहा है। कोरोना के बाद से देश में उतने डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं जितने बीते 30 साल में भी नहीं खुले थे। जेट फ्यूल यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ की कीमतों में 18% का इजाफा किया गया है। इस साल लगातार छठी बार हुए इस इजाफे के साथ एटीएफ की कीमतें पहली बार 1 लाख रुपए प्रति किलो लीटर के पार चली गई है। फ्यूल प्राइसेस में यह बढ़ोतरी क्रूड ऑयल की कीमतों में इस साल 40% से ज्यादा तेजी के मद्देनजर की गई है। लेकिन दिलचस्प है कि क्रूड के दाम पिछले एक हफ्ते में काफी घटे हैं और यह $100 प्रति बैरल के नीचे आ गए हैं। एटीएफ प्राइसेस में इजाफे का मतलब है कि एयरलाइंस कंपनियों को टिकटों के दाम बढ़ाने का एक और मौका मिल गया है और आपकी हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। अब आते हैं आज के खास मुद्दे पर। शेयर मार्केट में जारी वॉलेटिलिटी के बीच दुनिया भर के रिस्क एंड फियर इंडेक्स अब भी हायर लेवल पर बने हुए हैं। आज से 2 साल पहले इसी मार्च के महीने में कोविड के चलते शेयर मार्केट में कोहराम मचा था। सेंसेक्स और निफ्टी में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई। 3 अप्रैल 2020 को बीएसई सेंसेक्स 27,590 के लोअर लेवल तक गिर गया था। उसके बाद रिकवरी का जो दौर शुरू हुआ है वह भी कम ऐतिहासिक नहीं था। 18 अक्टूबर 2021 को सेंसेक्स ने 62,245 का ऑल टाइम हाई छू लिया। निफ्टी ने भी 18,000 का ऑल टाइम हाई लेवल पार कर लिया। यही वो पीरियड है जिसमें बड़ी संख्या में आम आदमी ने शेयर बाजारों में कदम रखा। 2 करोड़ से ज्यादा नए डीमैट अकाउंट खुले। बड़ी तादाद में मिलेनियल्स ने भी पहली बार मार्केट में निवेश किया। लेकिन पिछली दिवाली के बाद से मार्केट में जो उठापटक शुरू हुई वो आज तक जारी है। हमने एक्सपर्ट से जानना चाहा कि आगे मार्केट ट्रेंड कैसा रहने वाला है और एक आम इन्वेस्टर क्या करे। ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स ने 2020 मार्च में बॉटम आउट किया और उससे पहले हमने देखा कि कोविड ने जैसे ही दस्तक दी, फाइनेंशियल मार्केट्स अक्रॉस में वॉलेटिलिटी दिखाई। लेकिन बहुत ही जल्दी अक्रॉस द ग्लोब इक्विटी मार्केट्स ने, स्पेशली इंडियन मार्केट्स ने भी एक अच्छी रिकवरी वहां से दिखाई और हमने देखा कि लगभग अक्टूबर 2022 तक एक अनप्रेसिडेंटेड, एक बहुत ही जबरदस्त बुल रन बाजारों ने दिखाई। उसके बाद हमने देखा कि पिछले 6 महीनों में बाजार में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी वापस आते हुए नजर आई, क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार शॉर्ट टर्म में अपने फंडामेंटल्स से थोड़े आगे जा चुके थे और जिस तरह से इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की दर ग्लोबल लेवल पर दस्तक देना शुरू कर चुकी थी, तो कहीं ना कहीं ये सिग्नल्स निकल कर आने शुरू हो गए थे 2021 के अंत तक ही कि आगे चलकर जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है वो कहीं ना कहीं अपनी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकते हैं।
और उस हिंट्स के साथ ही यहाँ पर बाजार में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी और प्रॉफिट बुकिंग आते हुए नजर आई। उसके बाद हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा कि यूक्रेन और रशिया का जिस तरह से तनाव चलता हुआ नजर आया, इसके चलते भी हमने जो वॉलेटिलिटी है, जो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट्स है, वो उभरते हुए देखे। और हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर कमोडिटी प्राइसेस में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। वहीं पर इक्विटी मार्केट्स में, चाहे वो अमेरिकन मार्केट्स हो, चाहे वो एशियन मार्केट्स हो, या स्पेसिफिकली अगर मैं भारतीय बाजारों की भी बात करूं, तो वहां पर भी हमने एक वॉलेटिलिटी का माहौल देखा। और इंडेक्स लेवल पर लगभग हम जो दिवाली 2021 के लेवल्स के जो हमने ऑलमोस्ट आज तक ऑल टाइम हाईज बनाए थे, वहां से लगभग 15-17% हम ऑलरेडी करेक्शन दिखा चुके हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म में ये जो वॉलेटिलिटी है, ये बाजार में रूल आउट नहीं की जा सकती। तो मेरी सलाह नए निवेशकों के लिए जो स्पेशली 2020 की गिरावट के बाद जुड़े हैं, उनके लिए ये रहेगी कि बाजार में निवेश करने के लिए सबसे पहला जो जो एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है, वो ये है कि आपको थोड़ा सा लंबे समय के हिसाब से बाजार में निवेश करना चाहिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म में कई बार ग्लोबल अनसर्टेनिटीज या फिर कोई डोमेस्टिक फैक्टर्स या कुछ ऐसे फैक्टर्स बाजार में प्ले आउट कर सकते हैं, जिसके चलते 1, 2 या 3 क्वार्टर तक बाजार की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी ना देखने को मिले। इसीलिए बाजार में जो भी पैसा आप लगाएं, कम से कम इस नजरिए से लगाएं कि उसको आप 2 या 3 साल के लिए कम से कम लगाकर निवेश कर सकें। दूसरा जो मैं एक सलाह देना चाहूंगा निवेशकों को, वो ये है कि अपना जो आप इन्वेस्टमेंट करें वो एक डाइवर्सिफाइड वे में करें। जिसका मतलब ये है कि एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स बनाकर, एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज बनाकर उसमें निवेश करें। क्योंकि ये चीज स्टेटिस्टिकली प्रूव्ड है, ये चीज एक लंबे रिसर्च के बाद कहीं ना कहीं प्रूवन है कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ना केवल अच्छे रिटर्न्स देने में कामयाब है, बल्कि काफी हद तक जो रिस्क है, जो ओवरऑल किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक या कंपनी से जुड़ा रिस्क है, उसको भी काफी हद तक डाइवर्सिफाई करता है। पिछले 5 महीनों में मार्केट में काफी करेक्शन आ चुका है। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई अब भी जारी है और आज रात अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर एक बड़ी बैठक शुरू हो रही है। ये दोनों ही शेयर मार्केट को गिराने में सबसे अहम रोल प्ले करते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि अभी और कितनी गिरावट आएगी? क्या बाजार अब तक इन रिस्क फैक्टर्स को सेट ऑफ नहीं कर पाया है? अगर कर चुका है तो क्या आगे मार्केट में कोई कंसोलिडेशन या रेंज बाउंड मूवमेंट शुरू होने वाला है, जहां बाजार एक ही लेवल पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा? ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बाजार में जहां तक 2022 की परफॉर्मेंस का सवाल है, तो हमने ऑलरेडी बाजार में लगभग पिछले 6 महीनों में एक अच्छी खासी करेक्शन देख ली है। अगर मैं निफ्टी के लेवल्स की बात करता हूं, तो लगभग 18,600 के लेवल्स से हमने गिरावट की शुरुआत करी। और जो रिसेंट लो भारतीय बाजारों में निफ्टी में देखने को मिला है, वो लगभग 15,700 तक के लेवल्स देखने को मिले हैं। तो बेस केस सिनेरियो में हमारा ऐसा मानना है कि शायद उन लो से ज्यादा बड़ी गिरावट कोई 2022 में आगे चल के देखने को ना मिले। तो हमारा ऐसा मानना है कि यहाँ से परसेंटेज वाइज जो गिरावट है वो बहुत ज्यादा शायद आगे चल के आपको देखने को ना मिले। जिसका मतलब ये है कि इस शार्प करेक्शन डिक्लाइन के बाद शायद बाजार यहाँ से कंसोलिडेशन मोड में जा सकते हैं। जहां तक 2022 के लिए या फिर अगले यहाँ से 2 से 3 क्वार्टर्स का व्यू है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाजारों में एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन आते हुए नजर आ सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, हमको इस जो हकीकत है इसका सामना करना पड़ेगा कि जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पर एक कंसर्न बनते नजर आ चुका है। और यूएस की तरफ से इंटरेस्ट रेट्स का जो बढ़ने का जो ट्रिगर है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी जो रफ्तार है जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक पॉज दे सकती है। जिसके चलते तो एक बहुत बड़ी तेजी है वो शायद 2022 में आपको देखने को ना मिले। लेकिन अच्छी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2022 और 2023 सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक रह सकता है, जहां पर हो सकता है कि आपको इंडेक्स लेवल पर बड़े रिटर्न्स आपको आते हुए ना मिले। लेकिन कुछ पॉकेट्स इस बाजार में ऐसी हो सकती हैं जो कि एक सिग्निफिकेंट मार्जिन से ब्रॉडर मार्केट्स को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ सकती हैं। अगर मैं कुछ यहाँ से इन्वेस्टमेंट थीम्स की बात करूं या कुछ सेक्टर्स की ऐसी बात करूं जो कि मुझे लगता है कि 2022 में या फिर आने वाले कुछ समय में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती हैं, तो देखिए मेरा ध्यान रहेगा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल। ये दो सेक्टर्स और ये दो स्पेस ऐसे हैं जहां पर सरकार की तरफ से जो पीएलआई स्कीम्स हैं, वहां पर पुश मिलता हुआ नजर आया है। और हमने देखा है कि जो इन सिलेक्ट कंपनीज में जो ऑर्डर बुक्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है। बहुत लंबे समय के बाद अर्निंग साइकिल्स में एक रिकवरी आते हुए नजर आई है। तो मेरा मानना है कि निवेशकों को इन सेक्टर से जुड़ी जो बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली अच्छी कंपनीज हैं,
उनको चुनना चाहिए और आने वाले 1 से 2 साल के लिए इन सेक्टर्स में निवेशित रहने की सलाह रहेगी। इसके बाद आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो कि हमारा ऐसा मानना है कि ऑलरेडी पिछले 2 सालों में काफी अच्छा करता आया है और आगे चल के भी यहाँ से एक रीजनेबल रिटर्न आईटी सेक्टर में भी आते हुए नजर आ सकते हैं। अब बात करते हैं रिस्क यानी जोखिम की। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट कहती है कि एक बार फिर हम ग्लोबल मंदी की ओर बढ़ रहे हैं। स्टॉक मार्केट के फियर इंडेक्स हायर लेवल पर है। कई रिस्क इंडिकेटर्स भी नेगेटिव ट्रेंड्स दिखा रहे हैं। शेयरों के साथ साथ कमोडिटी प्राइसेस में भी जबरदस्त फ्लक्चुएशंस हो रहा है। क्रूड के दाम चढ़ते हैं तो शेयर प्राइसेस गिरने लगते हैं, शेयर चढ़ते हैं तो गोल्ड के दाम गिरते हैं। अगर ब्याज बढ़ने की खबरों पर अपना पैसा बैंक में डाल दे तो बढ़ती महंगाई उसका रिटर्न खा जाएगी। प्रॉपर्टी में निवेश कर ले तो लंबे समय तक पैसा फंसा रहेगा। जोखिम तो हर जगह है। आज हमने एक्सपर्ट से इसी गुत्थी को सुलझाने को कहा और जानना चाहा कि इन्वेस्टमेंट रिस्क कितनी तरह के होते हैं और इनसे किस तरह बचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर में जोखिम, रिस्क किसे कहते हैं? तो रिस्क कहते हैं हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से और हमें क्या मिलता है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है रिस्क। मतलब अगर हम मानते हो कि जैसे फिक्स डिपॉजिट्स होती है उनमें रिस्क नहीं होती, क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं वहां 6% का रिटर्न मिलेगा और साल के एंड में 6% का रिटर्न अगर हमें मिल जाता है तो वहां कोई रिस्क नहीं रही। लेकिन इक्विटी मार्केट में हम कहते हैं ये रिस्क की है, क्योंकि हम जो भी रिटर्न यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न उससे या तो बढ़ करके आता है या घट करके आता है, और जब भी रिटर्न हमारा वेरी होता है हमारे एक्सपेक्टेशन से तो वो रिस्क कहलाती है। कुल 9 तरह की रिस्क हैं जो मार्केट के अंदर में होती है जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। सबसे पहली रिस्क कहलाती है इन्फ्लेशन रिस्क। क्या होता है इन्फ्लेशन रिस्क? आज मेरे दादाजी के पास में आज से 70 साल पहले 10 लाख रुपए थे और उस समय पे वो उससे 1 एकड़ जमीन खरीद सकते थे। आज वही 10 लाख रुपए यदि मुझे मिले तो मैं उससे वो 1 एकड़ जमीन नहीं खरीद सकता। रुपए 10 लाख के 10 लाख है पर उसके परचेजिंग पावर के अंदर डिफरेंस आ गया। अब वो रुपया पहले जितना परचेज नहीं कर सकता। तो ऐसा रुपए का परचेजिंग पावर कम कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो जो सबसे पहली रिस्क है वो है इन्फ्लेशन। इसका मतलब समय के साथ साथ पैसों की कीमत घटती जाती है, इसलिए हमें ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। तो आप इस रिस्क को कैसे हैंडल करें? तो इस रिस्क को हैंडल करने के लिए हमें कुछ ऐसी जगहों पे पैसे निवेश करने चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट करते हो या इन्फ्लेशन के साथ चलते हो। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड के प्राइस भी बढ़ते हैं तो हमारा परचेजिंग पावर इंटेक्ट रह गया। प्रॉपर्टीज में पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, स्टॉक मार्केट में इंडेक्स में पैसा निवेश किया। इंडेक्स क्या है? इंडिया के टॉप 50 टॉप 30 स्टॉक्स का एवरेज। तो अपने आप ही यदि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आता है तो सब चीजों के भाव बढ़ते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि शेयर्स के भाव भी बढ़ते हैं। शेयर्स के भाव बढ़ते हैं तो कंपनीज की वैल्यू बढ़ती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ने से इंडेक्स भी अपने आप बढ़ जाता है। कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट कर दिया या फिर बैलेंस फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट करने से हम इन्फ्लेशन रिस्क से बीट कर सकते हैं। उससे अगला रिस्क कहलाता है बिजनेस रिस्क। क्या होता है बिजनेस रिस्क? बिजनेस रिस्क को हम ऑपरेटिंग रिस्क भी कहते हैं। इसका मतलब एक नॉर्मल बिजनेस को चलाने के लिए हमें जो जो रिस्क का सामना करना पड़ता है उसे कहा जाता है बिजनेस रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल का प्राइस, उसमें कुछ भी चेंज हुआ, हमारे बिजनेस को डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज इफेक्ट आ गया, दैट मीन्स हमने वहां पर ऑपरेटिंग रिस्क रखा था। एम्प्लॉइज की कॉस्ट बढ़ गई, कोई मार्केट के अंदर में हमारे कॉम्पिटिटर आ गए तो उसके कारण हमारे बिजनेस जो पहले एकदम अच्छा स्मूथ चल रहा था अचानक उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में चेंजेस आ गए। दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग रिस्क। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये ऑपरेटिंग रिस्क या बिजनेस रिस्क को कैसे कम किया जाए? तो इन्वेस्टमेंट की लैंग्वेज में आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। सारा का सारा स्टॉक एक ही सेक्टर में यदि हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो यदि उस सेक्टर को कोई भी तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट होता है तो हमारे पूरे पोर्टफोलियो को इंपैक्ट होगा। लेकिन यदि मैंने अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर दिया, फॉर एग्जांपल कुछ मैंने बैंकिंग स्टॉक खरीद लिए, कुछ मैंने आईटी स्टॉक्स खरीद लिए, कुछ मैंने फार्मा स्टॉक्स खरीद लिए, तो मेरी रिस्क डाइवर्सिफाई हो गई। तो अब मेरे को एक स्पेसिफिक बिजनेस कम्युनिटी के कारण रिस्क नहीं आएगा।
वापस यदि इसी का ही अगला सॉल्यूशन समझें तो यदि हमने इंडेक्स में पैसे निवेश किए हो तो हमारा पैसा अपने आप ही डाइवर्सिफाई हो जाता है। निफ्टी इंडेक्स में कुल 13 तरीके के सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं, तो अपने आप ही जब हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है तो हमारा पैसा 13 सेक्टर में इन्वेस्ट हो गया, तो हमें किसी एक स्पेसिफिक बिजनेस की रिस्क नहीं रही। तीसरी रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क। क्या होता है डिफॉल्ट रिस्क इन्वेस्टमेंट की लैंग्वेज में? डिफॉल्ट रिस्क मतलब मैंने किसी को पैसे इन्वेस्ट किए, वहां पर मैंने उसे उधार दिए और उन्होंने मुझे वो वापस पैसा चुकाने से ही मना कर दिया, तो मेरे पूरी की पूरी इंटरेस्ट की रिस्क तो आई, साथ में मेरी प्रिंसिपल भी लॉस में चली गई, तो दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट रिस्क। तो अब मुझे डिफॉल्ट रिस्क नहीं लेना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? तो ऑब्वियस है, आपको आपका पैसा ऐसी एसेट क्लास में लगाना चाहिए जहां पे आपको वापस पैसा आने की प्रोबेबिलिटी एकदम हाई हो। तो आप अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाले बॉन्ड्स खरीदिए, आप अच्छे बैंक्स के अंदर में अपनी एफडी कीजिए ताकि आपको आपके पैसे को वापस मिलने में कभी कोई रिस्क ना रहे। दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट रिस्क, और उसे इस तरीके से खत्म किया जा सकता है। डिफॉल्ट रिस्क के बाद में अगली रिस्क कहलाती है लिक्विडिटी रिस्क। बहुत ही मजेदार पॉइंट है, बहुत अच्छे से समझने जैसा है। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि मेरे पास मेरी संपत्ति होने के बावजूद भी जरूरत पड़ने पे मुझे पैसा नहीं मिलता, पैसा लिक्विड नहीं है। कहां पे आती है खास तौर से लिक्विडिटी रिस्क इन्वेस्टमेंट की लैंग्वेज में? तो इन्वेस्टमेंट में खास तौर से लिक्विडिटी रिस्क आती है प्रॉपर्टीज में। हमने पूरा का पूरा पैसा रियल एस्टेट में लगा दिया और अभी कोई भी कारण से रियल एस्टेट के अंदर में ट्रेड नहीं हो रहे हो और मुझे अभी मेरा पैसा चाहिए, तो मुझे मेरा पैसा मिल नहीं पाएगा। और यदि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में सेल करूंगा तो पता चलेगा मुझे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 60 लाख में बेचने को आ रही है। तो दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क, जहां पे आपका पैसा आपके होने के बावजूद भी जब जरूरत होती है तो आपके पास नहीं होता है, वो आपके काम नहीं आता है। क्वेश्चन आएगा तो भाई इस लिक्विडिटी रिस्क से हम कैसे बाहर निकलें? तो आप ऐसी जगहों पे अपने पैसे को निवेश कीजिए जहां पे आप जब चाहें तब अपने पैसे को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिस्टेड सिक्योरिटीज में, शेयर्स में, या फिर आपने कुछ इस तरीके के बॉन्ड्स वाले म्यूचुअल फंड खरीदे जिसमें आपको डेट में पैसा भी निवेश हुआ लेकिन वो लॉक इन नहीं है, तो जब भी आप चाहें तो अपने पैसे को वापस ले सकते हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इलिक्विड एसेट्स में नहीं होना चाहिए, ये हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो कुछ पैसा ऐसी जगहों पे आप रखते भी हो कि आपने उसकी प्रॉपर्टी खरीदी, आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है, दैट इज गुड, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा भी होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पे इमीडिएटली उसे कैश किया जा सके। तो इस तरह से आप लिक्विडिटी रिस्क से बाहर निकल पाएंगे। अगली रिस्क कहलाती है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि आज के समय में मान लीजिए बाजार में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7% का, और मैं 7% में चाहूं आरबीआई बॉन्ड खरीद सकता हूं, मेरा 5 साल 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन मैंने 7 साल का इन्वेस्टमेंट करने की जगह एक एफडी को चूज किया जहां पे 1 साल के लिए मुझे 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, काम हो गया। पर 1 साल बाद मेरा एफडी का पैसा रिडीम हो जाएगा, मुझे वापस मिलेगा। मानो मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था 7% पे, तो 1 साल के बाद मुझे 1,07,000 रुपए मिल गए। लेकिन जब मुझे 1,07,000 रुपए मिले तब अब नई एफडी की रेट 5% चलना शुरू हो गई, जैसा कि पिछले 2-3 साल के सिनेरियो में ऐसा हुआ। तो अब मेरा जो नया इन्वेस्टमेंट जो मैं री इन्वेस्ट करूंगा उस 1,07,000 को, वो मेरा 5% में ही हो रहा है। यदि मैंने शुरुआत में ही 1 साल पहले 7% में ही 5 साल के लिए सौदा रख दिया होता तो मुझे उसी फंड के ऊपर 7% का ब्याज मिलता, पर अब वो मुझे 1 साल के बाद नए इन्वेस्टमेंट में 5% का ब्याज मिल रहा है। इसका मतलब मेरा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए जब भी री इन्वेस्ट करने को आता है उस समय पे यदि मुझे सही डील नहीं मिले तो भी मेरे रिटर्न्स को रिस्क में कन्वर्ट हो जाना होता है। तो इसका मतलब री इन्वेस्टमेंट रिस्क को यदि मुझे कम करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे पहले से ही ये नक्की कर लेना चाहिए कि मेरे पास में जितना पैसा है उसमें से कितना प्रतिशत पैसा मैं 5 साल के लिए मुझे नहीं चाहिए, कितना प्रतिशत पैसा मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूं और कितना प्रतिशत पैसा मुझे 2 साल के बाद वापस चाहिएगा।
तो अकॉर्डिंगली मुझे अपने इन्वेस्टमेंट प्लान चूज करने चाहिए, ताकि बीच में मुझे री इन्वेस्टमेंट करते समय पे रेट चेंज होने का रिस्क ना रहे। उसके बाद अगला रिस्क इन्वेस्टमेंट में कहलाता है एक्सचेंज रेट रिस्क। एक्सचेंज की रेट चेंज होने के कारण भी हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में रिस्क आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूं, अभी मैंने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किए। जब मैंने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किए और मैंने $1,00,000 का माल एक्सपोर्ट किया और इस समय पे डॉलर का भाव 75 रुपया चल रहा था, तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे थोड़े समय बाद 75 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि मैंने $1,00,000 का माल एक्सपोर्ट किया है और डॉलर का भाव अभी 75 रुपीज पर डॉलर चल रहा है। तो जब भी मुझे $1,00,000 मिलेंगे तो इनडायरेक्टली मुझे 75 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन 2 महीने बाद जब मुझे पेमेंट मिलता है, उस समय पे यदि डॉलर का भाव 75 की जगह 72 हो जाए, तो 75 लाख की जगह मुझे अब 72 लाख ही मिलेंगे। 3 लाख रुपए का रिस्क आ गया। तो एक्सचेंज रेट रिस्क को कम कैसे किया जाए? बहुत ही सिंपल पॉइंट है। एनएसई, बीएसई ऐसे अलग अलग एक्सचेंजेस में अब आप अपने करेंसी को भी हैज कर सकते हैं। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो आप अपने इंपोर्ट वाले जो पेमेंट है जो आपको करने हैं या एक्सपोर्ट में जो आपको मिलने वाले हैं, उन्हें आप ऑप्शंस या फ्यूचर्स के थ्रू हेजिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक्सचेंज रेट रिस्क को कम कर सकते हैं। उसके बाद में अगला रिस्क आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब क्या होता है? मार्केट में इंटरेस्ट रेट के चेंज होने के कारण आपके बॉन्ड्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। मान लीजिए मैंने कोई लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीदे हुए हैं, यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उन बॉन्ड की प्राइस टूट जाती है, और यदि इंटरेस्ट रेट घटता है तो उनके बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाती है। तो बॉन्ड्स की प्राइस के अंदर जो फ्लक्चुएशन आता है वो किस कारण से आता है? इंटरेस्ट रेट के बदलने के कारण। तो इससे रिस्क क्या हुई कि यदि बीच में मेरे बॉन्ड्स की वैल्यू टूट गई तो मैं ब्याज तो कमा रहा हूं लेकिन कैपिटल ही मेरी लॉस हो रही है। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? यदि आप इंटरेस्ट रेट रिस्क को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, इस तरह से अलग अलग बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि आप इंटरेस्ट भी कमा सकें और आपका पूरा एक्सपोजर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में नहीं होने के कारण इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से आपको कैपिटल रिस्क नहीं आएगा। उसके बाद अगली रिस्क कहलाती है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मार्केट रिस्क मतलब आज अगर आप मार्केट में जो बिजनेस कर रहे हैं तो मार्केट में आने वाले फ्लक्चुएशन के कारण जो आपको रिस्क खड़ा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, कोरोना के टाइम पे शेयर बाजार टूटा। शेयर बाजार के टूटते ही आपके सारे इन्वेस्टमेंट जो इक्विटी में किए हुए थे उनकी मार्केट प्राइस टूट गई, और उनकी मार्केट प्राइस टूटते ही आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू टूट गया। तो ऐसी रिस्क से क्या बचा जा सकता है? आंसर है एकदम बचा जा सकता है। किस तरह से बचा जा सकता है? तो मार्केट के अंदर में पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप अपना छोटा सा प्रीमियम पे करके मार्केट में होने वाले बड़े फ्लक्चुएशन से अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। सो पुट ऑप्शन आपको डाउन साइड का प्रोटेक्शन देता है। तो आप अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू ढूंढें, उसके हिसाब से इंडेक्स का पुट ऑप्शन या फिर उसी स्टॉक का पुट ऑप्शन खरीद के आप अपने पोर्टफोलियो के मार्केट रिस्क को कम कर सकते हैं। उसके बाद आती है फाइनली सबसे लास्ट, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब वो रिस्क जो पूरे सिस्टम में होती है, जिसके कारण सभी लोगों को इंपैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना आया, कोरोना आने के कारण लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन होने से सभी इंडस्ट्रीज का काम बंद हो गया। ये सिस्टमेटिक रिस्क थी। 2008 के अंदर में सबप्राइम इश्यू आया, उसके कारण मार्केट में सभी जगह पे लिक्विडिटी क्रंच हुआ। ये सिस्टमेटिक रिस्क थी। इसमें मेरे को और मेरे कॉम्पिटिटर्स को सभी को एक साथ नुकसान होता है। और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होती है? वो रिस्क जो डाइवर्सिफाई की जा सकती है, जिसे अवॉइड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने अकाउंट्स पर ध्यान नहीं रखा जिसके कारण मुझे लॉसेस हुए, अनसिस्टमेटिक रिस्क था। यदि मैं उस पर अच्छे से कंट्रोल रखता तो इस रिस्क को मैं अवॉइड कर सकता था। तो दोनों रिस्क के अंदर में हमने खास तौर से डिफरेंस देखा कि सिस्टमेटिक रिस्क पूरे सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट होती है
और अनसिस्टमेटिक रिस्क आपके स्टेप्स, आपके ध्यान नहीं रखने के कारण खड़ी होती है। क्वेश्चन आता है क्या हम सिस्टमेटिक रिस्क को भी कवर कर सकते हैं? आंसर है यस। यदि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखते हैं, तो आपने अलग अलग बिजनेसेस के अंदर काम किया, तो कोरोना के कारण कुछ बिजनेस ठप हुए, तो कुछ बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रमोशन मिला, ऑनलाइन बिजनेस खूब बढ़े। तो अगर आज हमारा पोर्टफोलियो ऑफलाइन बिजनेस साथ ही साथ ऑनलाइन बिजनेस वाली कंपनीज में होता, तो ऑफलाइन बिजनेस में लॉसेस हुए तो ऑनलाइन बिजनेस में कमाई भी हो जाती। तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का अच्छा तरीका क्या है? तो हमने ऑलरेडी समझा कि इंडेक्स को सिलेक्ट करके आप अपने आप ही अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई हुए हुए पोर्टफोलियो में भी रिस्क आता है, उससे कैसे बचें? तो उसके लिए भी हम अच्छे से समझ चुके हैं कि मार्केट के अंदर में पुट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, वो प्रीमियम पे करके बीच में आने वाली मंदी को भी हम बचा सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने समझा कि मार्केट में कौन से तरह की इन्वेस्टमेंट रिस्क आती हैं और ये इन्वेस्टमेंट रिस्क से हम किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। अब चलते चलते मार्केट अपडेट्स। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड के दाम $100 प्रति बैरल से नीचे आने से शेयर मार्केट्स में सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव हुआ है। आज सेंसेक्स और निफ्टी में 0.25% से ज्यादा की तेजी आई है। सेंसेक्स 1039 पॉइंट ऊपर 56,816 बंद हुआ। निफ्टी 302 पॉइंट ऊपर 16,965 पर बंद हुआ। बैंक, ऑटो, आईटी, मेटल शेयरों में खूब खरीदारी हुई। निवेशकों को 5 लाख करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ। मार्केट में आई इस तेजी को एक सरप्राइज मूवमेंट के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि अब से कुछ घंटे बाद ही अमेरिका में ब्याज दरों को बढ़ाने को लेकर फेडरल रिजर्व की बैठक शुरू होने वाली है। इस बढ़ोतरी को लेकर ही दुनिया भर के बाजारों पर लंबे समय से प्रेशर बना हुआ है। ऐसे में मार्केट की तेजी के पीछे इन अटकलों को भी देखा जा रहा है कि शायद फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में उतना इजाफा न करे जितना होने की संभावना थी। यह तो समय ही बताएगा, लेकिन अगर अमेरिका में ब्याज बढ़ते हैं तो इसका हमारे स्टॉक मार्केट से लेकर कमोडिटीज, बैंकिंग और बॉन्ड मार्केट पर भी असर होगा। हाल में आए इन्फ्लेशन डेटा की माने तो भारत में महंगाई अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और जल्द ही आरबीआई के ऊपर भी ब्याज बढ़ाने का दबाव होगा। इन सब का शेयर मार्केट पर अपना असर होगा। तो ये था आज का खर्चा पानी। आपके लिए ये बुलेटिन लिखा है हमारे साथी प्रमोद ने। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।